मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि मिस्र के फरोश ने हिब्रूज को 400 वर्षों से ज्यादा बंदी बनाकर रखा था। इस तरह का क्रूर शासन देखकर हिब्रू देवताओं को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो मिस्र के फराहों को सजा देने के लिए और 4 लाख हिब्रूज का बदला लेने के लिए मिस्र पर 10 तबाही भेजते हैं। जल्दी ही पहली तबाही नील नदी में आती है। जब सभी मछुआरे अपना काम कर रहे होते हैं तभी अचानक एक बड़ा सा मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। इसके बाद कई सारे मगरमच्छ आकर एक एक करके सभी लोगों को पानी के अंदर घसीट कर उन्हें अपना निवाला बना लेते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता। उस दिन के बाद कोई भी नील नदी में पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी तबाही शुरू होती है तो हम देखते हैं कि नदी में मौजूद सारी मछलियां मरने के बाद सतह पर आ जाती हैं। मछलियों की मौत के कारण उनका खून पूरे पानी को गंदा कर देता है। पानी के गंदा होते ही पानी में रहने वाली सभी चीजें और उनकी फसलें भी खराब हो जाती हैं। पानी को साफ करने के लिए फराहों ने देवताओं से प्रार्थना करने की कोशिश भी की, पर उन्हें देवताओं से कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ समय बाद तीसरी तबाही भी आ जाती है, जिसमें बहुत सारे मेढक पानी की सतह से ऊपर आकर जमीन पर आ जाते हैं। मेढकों के कारण उनके पीने का पानी भी दूषित हो चुका था, जिसके कारण उन्हें गुजारा करने के लिए रास्ते पर आना पड़ा था। महल के अंदर रानी मेढकों को देखकर अचानक जाग जाती है। जैसे वो उठती है वो देखती है कि उसका पूरा कमरा मेढकों से भरा हुआ है। कुछ समय बाद पानी की कमी के कारण सारे मेढक मर जाते हैं। इसके बाद मरे हुए मेढक हर जगह पर फैल जाते हैं। कुछ समय बाद मरे हुए मेढकों की डेड बॉडीज पर कीड़े आ जाते हैं। इसके बाद कीड़े फ्लाइज बनकर हर जगह फैल जाते हैं। वो जानवरों के मांस के अलावा इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। उन फ्लाइज को देखकर ऐसा लग रहा था कि फ्लाइज का बादल इंसानों पर मंडरा रहा है। साथ ही साथ हवा भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई थी और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ये सब देखकर फराहो ग्रेट हॉल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग के दौरान मिनिस्टर्स बताते हैं कि अगर वो इस तबाही से बच गए तो फ्लाइज अपने आप ही मर जाएंगी। पर हम देखते हैं कि चौथी तबाही खत्म होने से पहले ही पांचवी तबाही आ जाती है। अचानक आए प्लेग के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वायरस बहुत जल्दी फैलने के साथ साथ लोगों की स्किन पर भी फैल जाता था। इस वायरस से शाही परिवार भी अपने आप को बचा नहीं सका था। उसी समय फराहो को हिब्रू का भेजा हुआ सफेद घोड़ा मिलता है। उस घोड़े पर लिखा हुआ होता है कि तबाही खत्म नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। पर अगर फराहो ने 4 लाख हिब्रू कैदियों को छोड़ दिया तो सारी तबाही रुक सकती है। ये सब देखकर सभी को लग रहा था कि देवता भी यही चाहते हैं, पर हिब्रू को छोड़ने के बजाय वो उन्हें और भी कड़ी सजा देकर अपना गुस्सा निकालता है। फराहो के ऐसा करने से देवता और भी नाराज हो जाते हैं और जल्दी उन पर 6वीं तबाही भेज देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र में खाने की कमी के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कई सारे लोग जानलेवा प्लेग के कारण बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फराहो के घोड़े भी इस तबाही से नहीं बच पाते। अपने घोड़ों की मौत के बारे में सुनकर फराहो बहुत दुखी हो जाता है और तबाही के बारे में पता लगाने के लिए वो अपने ज्योतिषों को बुलाता है। पर इतनी सारी तबाही ज्योतिषों की सोच के परे थी, इसलिए वो इस बार भी पिछली बार की तरह फराहो को बताता है कि तबाही कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगी। अपने ज्योतिषों की बात सुनकर फराहो को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो अपने ज्योतिषों को शहर के बीच ले जाकर मरवा देता है। इसके बाद फराहो एक प्रिस्ट को बुलाकर तबाही को खत्म करने का तरीका पूछता है। तरीका जानने के लिए प्रिस्ट 6 देवताओं से प्रार्थना करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इतनी नाकाम कोशिशों के बाद फराहो और भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर उस प्रिस्ट को भी शहर के बीचों बीच मरवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे रात घिरती है आसमान भी काला होने लगता है। आसमान काला होने के बाद वहां पर बहुत तेज बिजली और तूफान आ जाता है। बादलों के घिरने के कारण जून के महीने में बहुत तेज ओले गिरने लगते हैं और ओलों के कारण कैबेट जीट की मूर्ति भी खराब हो जाती है। ओलों की बारिश देवताओं की भेजी 7वीं तबाही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलों के कारण मिस्र की सारी फसल और घर तबाह हो जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाने के कारण लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। इसके बाद जब फराहो आसमान की तरफ देखता है तो वो खुद पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसी कारण मिस्र को तबाही का सामना करना पड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरा आसमान टिड्डियों से भर जाता है। सभी लोग टिड्डियों को देखकर अपने खेतों से भागने लगते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टिड्डे सारी फसल खराब कर देते हैं। इसके बाद टिड्डे खेतों से निकलकर राजमहल में पहुंच जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि टिड्डे के झुंड से महल की धार्मिक जगह भी सुरक्षित नहीं थी। साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है कि टिड्डों के झुंड ने 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई फसल को खराब कर दिया था। इस तबाही के बाद मिस्र के लोग जंगली सब्जियों और पेड़ की छाल खाकर जिंदा रह रहे थे। खाने की कमी के कारण क्वार्टर मास्टर फराहो को खाना बांटने का सुझाव देता है और उसे बताता है कि तबाही खत्म होने के बाद वो टैक्स को बढ़ाकर वापस अपने धन को बढ़ा सकते हैं, पर क्रूर फराहो ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद 9वीं तबाही भी आ जाती है। 9वीं तबाही के आते ही कई सारे नागरिक राजमहल में रखा हुआ खाना चुरा लेते हैं, पर धान चुराते समय गलती से हर जगह आग लग जाती है और आग के कारण सारा धान जलकर तबाह हो जाता है। जो लोग धान चुराते समय बच गए थे उन्हें फराहो ने तीरंदाजों की सेना बुलाकर मरवा दिया था। उन आम लोगों की मौत देखकर सभी दुखी हो गए थे। इस मंजर को हिब्रू देवताओं ने भी देखा। 9वीं तबाही के आखिरी में एक बहुत तेज बिजली कड़कने के कारण फराहो की सेना का छोटा सा हिस्सा तबाह हो गया था। 9वीं तबाही के बाद हिब्रू देवता एक बच्चे के रूप में वापस आए। इस बच्चे ने मोस नाम के आदमी से फराहो तक संदेश पहुंचाया। उस बच्चे ने मोस को बताया कि उसे फराहो के पास जाकर 4 लाख हिब्रूज को छोड़ना होगा, ये संदेश देना है।
इसके बाद उसे उन हिब्रूज को वापस उनकी जगह पर ले जाना होगा। और उस बच्चे ने यह भी बोला कि अगर फराहो ने ऐसा नहीं किया तो 10वीं तबाही उन 9 तबाहियों से भी ज्यादा बड़ी होगी। इस बच्चे की बात सुनने के बाद मूसा अगले दिन फराहो के पास जाकर इस बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि सूरज ढलने से पहले अगर उसने इन शर्तों को नहीं माना तो मिस्र बच नहीं सकता। मूसा की बात सुनने के बावजूद फराहो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसके बाद 10वीं तबाही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है जब सब सो रहे होते हैं। उसी समय यह भी दिखाया जाता है कि फराहो को मूसा पहले से ही पसंद नहीं था। उनके बीच कड़वाहट का कारण हिट्टी की लड़ाई थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कादेश की लड़ाई मिस्र के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई का नेतृत्व मिस्र के शहजादे फराहो रेमेस ने अपने 2000 घोड़े और 16,000 सैनिकों के साथ किया था। इसके बाद रैमसे ने हिट्टी के कुछ किले को जीत लिया था। उसी समय हमें यह भी बताया जाता है कि हिट्टी राज को इस बात की खबर पहले से ही लग गई थी, इसलिए उन्होंने रामसे को हराने के लिए 20,000 सैनिक अपनी सीमा पर तैनात कर दिए थे। उन सैनिकों को सीमा पर देखकर रैमसे ने अपने आधे सैनिक पीछे की तरफ भेज दिए थे और वो खुद बाकी के सैनिकों को लेकर लड़ने के लिए सामने की तरफ चला गया था। जब हिट्टी की चौकियों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। लड़ाई के सिग्नल को सुनकर सभी सैनिक अपने हथियारों को लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस्र के सैनिक भी पूरी तरह तैयार होकर लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रैमसे के आदेश पर सारे तीरंदाज अपने तीरों से दुश्मन पर हमला करते हैं। उसी समय हम ये भी देखते हैं कि युद्ध की शुरुआत में ही हिट्टी के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद बाकी सैनिक जैसे ही कुछ समझ पाते मिस्र के तीरंदाज दूसरी बार अपने तीरों से उन पर हमला कर देते हैं। तीरों से बचने के लिए हिट्टी के सैनिक ढाल लेकर एक कतार में आ जाते हैं, पर इतना सब करने के बावजूद वो सभी मिस्र की घोड़ा गाड़ियों के सामने बहुत कमजोर थे, इसलिए कुछ ही देर में सारे सैनिक पहियों के नीचे आकर मर जाते हैं। इतने सारे सैनिक होने के कारण हिट्टी के बाकी सैनिक बहुत घबरा गए थे। इसके बाद मिस्र के योद्धा आगे बढ़कर लड़ने के लिए आते हैं। सभी योद्धा जनरल मोसे के आदेश पर दुश्मनों के कैंप पर धावा बोल देते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि एक तीर आकर रैमसे के घोड़सवार को लग जाता है, जिसके कारण रैमसे खुद घोड़ा गाड़ी चलाता है। जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी की कमान अपने हाथों में लेता है उसके लड़ने की काबिलियत कम हो जाती है। कुछ ही समय बाद दुश्मन सैनिक पीछे से आकर उसकी गाड़ी तोड़ देते हैं। उसी समय एक दूसरा सैनिक उनके सामने से आकर उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही राम से नीचे गिरता है उसका भाई मूसे समझ जाता है कि उसके भाई की जान खतरे में है। उसी समय हम देखते हैं कि घोड़ा गिरने के कारण रैम से अपना हथियार लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो हथियार की तरफ बढ़ता है दुश्मन की घोड़ा गाड़ी उसकी तरफ आ जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि मूसे अपनी घोड़ा गाड़ी का पहिया दुश्मन की गाड़ी में फंसा देता है। मूसे के ऐसा करने से रैमसे के मन में उसके खिलाफ नफरत पैदा होने लगती है। उसी समय यह भी दिखाया जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले रैमसे ने एक धार्मिक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में एक बतख को मारकर युद्ध जीतने के लिए बतख की बलि दी गई थी, पर बलि देने के बाद भी उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसी समय उन्हें एक भविष्यवाणी के जरिए पता चलता है कि रैमसे को युद्ध में एक इंसान बचाएगा और जो इंसान रैमसे को बचाएगा उसे मिस्र का अगला राजा बना दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर सभी को लग रहा था कि मिस्र के देवता उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। फिर भी रैमसे इसी भविष्यवाणी को अपने दिल में दबा कर रखता है। उसने इस भविष्यवाणी को झुठलाने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी आखिर में वो भविष्यवाणी सच हो गई। उसी समय हम देखते हैं कि रैमसे को अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी और वो लड़ने के बजाय मूसे की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो अपना भाला उठाकर मूसे की तरफ फेंकने जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि मूसे लड़ते समय देखता है कि रैमसे उसकी तरफ हमला करने वाला है, पर फिर भी वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। मूसे हमले से छुपने के बजाय और सैनिकों को मार गिराता है। उसी समय हम देखते हैं कि कुछ सैनिक रैमसे को खींचकर घोड़ा गाड़ी में बिठा देते हैं और इसी तरह कादेश की लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद सारे सैनिक युद्ध के मैदान से लौटकर वापस अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही सैनिक अपने घर लौटते हैं सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर उनका स्वागत करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पारो का फादर मोस को बताता है कि पारो ने युद्ध से लौटकर एक शब्द नहीं बोला है, इसलिए वो मोस से पूछता है कि क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है। इस बात से घबराकर मोस उसे बताता है कि भविष्यवाणी सच हो गई है, पर इसे सुनने के बाद वो बहुत शांत रहता है, क्योंकि वो जानता था कि मोस रामसे से बहुत ज्यादा अच्छा राजा बनेगा। पर वो ये भी जानता था कि मोस उसका असली बेटा नहीं है, इसलिए वो उसे बताता है कि भविष्यवाणी सच नहीं हुई है और मोस राजा नहीं बन सकता। इसके बाद वो रैमसे को खराब तरीके से लड़ने के लिए डांटता है। साथ ही साथ रैमसे को भविष्यवाणी की चिंता भी हो रही थी, इसलिए भविष्यवाणी के कारण रैमसे को मूसे से नफरत होने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि 10वीं तबाही की डर से फराओ हार मान जाता है और आखिरकार वो सभी हिब्रूज की रिहाई के लिए मान जाता है जो करीब 400 सालों से अपने घर नहीं लौटे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मूसा 4 लाख हिब्रूज को उनके घर ले जाने के लिए निकल पड़ता है, पर जैसे ही सारे हिब्रूज मिस्र से बाहर निकलते हैं फराओ अपना वादा तोड़कर उन सभी हिब्रूज को मारने के लिए अपनी सेना के साथ निकल जाता है। इसी बीच एक जासूस मूसे को बताता है कि फराओ कई हजार सैनिक लेकर उन्हें मारने के लिए आ रहा है। इस खबर को सुनने के बाद हिब्रू फराओ से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। 3 दिनों तक चलने के बाद वो समंदर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहां से बच निकलने
निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो सभी वहाँ रुककर अब सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देते हैं। बट जैसे ही अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सारा समंदर सूख गया है और उनके लिए समंदर के बीच एक रास्ता बन गया है। ये सब देखकर मोसे समझ गया था कि देवताओं ने उन्हें बचाने के लिए रास्ता बनाया है। इसके बाद वो सभी को उसके पीछे आने के लिए बोलता है। इसके बाद सभी 4 लाख हिब्रू समंदर से गुजरकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि फराओ अपने हजारों सैनिक लेकर हिब्रूज के पीछे जा रहा होता है। इसी बीच पहाड़ी रास्ते से गुजरते समय उसके आधे से ज्यादा सैनिक गलती से खाई में गिरकर मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिब्रूज कुछ दूर चलकर समंदर के बीच पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि फराओ उन्हें मारने के लिए आ रहा है। फराओ के आने की खबर सुनकर मोसे सभी को अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोसे अपने साथ कुछ साथी लेकर फराओ से समझौता करने के लिए जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि हजारों सैनिक बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं, पर जैसे ही मोसे उनसे मुलाकात करता है एक अजीब सा अंधेरा आसमान में छाने लगता है। तभी कुछ दूरी पर बहुत तेज बिजली कड़कती है और एक तेज तूफान उनकी तरफ आने लगता है। इतने खराब मौसम में भी मिस्र के सैनिक अपना हमला नहीं रोकते। इसके बाद जैसे ही सारे हिब्रू सुरक्षित पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं, एक बहुत ही ऊंची पानी की लहर उनकी तरफ आने लगती है। उस लहर को देखकर फराओ के सैनिक अपनी दिशा नहीं बदलते। इसके बाद खतरे को अपनी तरफ आते देख फराओ का सेनापति उसे धोखा देकर बाकी सभी सैनिकों को वापस लौटकर जान बचाने के लिए कहता है। लहर को देखकर मोसे भी अपनी साथियों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। मोसे को देखकर फराओ से मारने के लिए उसका पीछा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समंदर के बीच अब मोसे और फराओ ही बच गए थे, इसलिए वो दोनों लड़ने का फैसला कर लेते हैं। पानी की लहर को अपनी तरफ आते देखकर फराओ भी अपनी तलवार निकालकर मोसे के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां से निकलते समय सारे सैनिक लहर से टकरा जाते हैं। जैसे ही लहर उनसे टकराती है, हजारों सैनिक पानी में डूब के कारण मर जाते हैं। उसी समय हमें बताया जाता है कि देवताओं की भेजी हुई 10वीं तवाई भी पूरी हो जाती है। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि पानी की लहर फराओ और मोसे को भी निकल लेती है। इसके बाद पानी की लहर हिब्रूज की तरफ भी जाती है, पर उस समय तक सारे हिब्रूज सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके थे। पानी में डूबने के कारण हजारों सैनिकों की बॉडीज पानी के ऊपर तैर रही थी। तबाही के बाद हम देखते हैं कि सिर्फ हिब्रूज ही जिंदा बच गए थे। आखिरी में मोसे भी तैरकर किनारे के पास पहुंच जाता है। मोसे के कारण हिब्रूज 400 साल की कैद से आजाद हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रैम से उसी जगह लहर से बच गया था। वो देखता है कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और उनकी डेड बॉडीज चील कौवे खा रहे हैं। इसे देखकर रैमसे को बहुत पछतावा होने लगता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मोसे सभी हिब्रूज को उनके घर कैनन तक सुरक्षित पहुंचा देता है। यहाँ पर मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।